ब्लैक होल्स ऐसी खगोलीय घटनाएं हैं जो सुपर मैसिव स्टार्स के गुरुत्वाकर्षण के ढहने से बनते हैं। ब्लैक होल के केंद्र में एक सिंगुलैरिटी होती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी काम नहीं करती, और इस पॉइंट के बाद क्या होता है ये बताने के लिए कई थ्योरीज हैं। ब्लैक होल की पहचान अक्सर एक ब्लैक बैकग्राउंड पे सर्कुलर पैटर्न से की जाती है। इस बैकग्राउंड को ब्लैक होल की छाया यानी शैडो कहा जाता है, और सर्कुलर पैटर्न को फोटोन स्फीयर कहा जाता है। फोटोन स्फीयर ऐसे प्रकाश किरणों द्वारा बनता है जो ब्लैक होल से बाहर निकलने में नाकामयाब हो जाते हैं और ना ही पूरी तरीके से अंदर खींचे चले जाते हैं। कोई भी वस्तु जो ब्लैक होल में गिरती है वो भविष्य की समय रेखा में सिंगुलैरिटी की ओर अपनी गति को हमेशा के लिए जारी रखती है। ब्लैक होल में जो कुछ भी जाता है वे वहीं बना रहता है या तो सिंगुलैरिटी में कुचल जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की एंट्रोपी कम हो जाती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो ये कैसे संभव है? क्या ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक होते हैं? और नो हेयर थ्योरम का असल में क्या मतलब है? आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। मेरा नाम योगेश है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ साइंस। एक ब्लैक होल की विशेषता केवल उसके मास, उसके एंगुलर मोमेंटम और उस पर होने वाले नेट चार्जेस के माध्यम से होती है। इन तीनों के अलावा किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन ब्लैक होल से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल के हेयर नहीं होते। नो हेयर थ्योरम असल में ब्लैक होल की कुछ विशेषताओं के साथ एक गंजे सिर की समानता को दर्शाता है। 1970 का दशक युवा स्टीफन हॉकिंग का युग था, जिन्होंने कई रहस्यों को उजागर किया, जैसे ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी और बिग बैंग के समय के सिंगुलैरिटी के बीच का संबंध। उन्होंने रोजर पेनरोज के साथ मिलकर ब्लैक होल के मैकेनिक्स पर काम किया। जब प्रकाश किरणें ब्लैक होल की ओर आती हैं, वे या तो अंदर खींची चली जाएंगी या ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में स्थापित हो जाएंगी। इस प्रकार किरणों का मार्ग ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से हमेशा पैरेलल होना चाहिए, या तो ब्लैक होल के केंद्र से उल्टी दिशा में जाना चाहिए। यदि प्रकाश किरणों का मार्ग कन्वर्जिंग होगा तो वे ब्लैक होल के अंदर चली जाएंगी। तो या तो इवेंट होराइजन का क्षेत्रफल यानी एरिया हमेशा सेम रहता है, या समय के साथ वह बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकाश किरणें इसके चारों ओर ऑर्बिट में घूमती रहती हैं। ब्लैक होल एक ऐसा राक्षस है जो अपने आसपास आने वाले दूसरे तारों को खा जाता है। जब भी ब्लैक होल किसी तारे को निगलता है, उसके फोटोन स्फीयर और इवेंट होराइजन का एरिया बढ़ जाता है। जेकब बेकेनस्टाइन, जिन्हें फादर ऑफ ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने ब्लैक होल के बढ़ते एरिया और ब्रह्मांड में बढ़ते रहने वाली एंट्रोपी के बीच रिलेशन दिखाया। उन्होंने ऐसा सिद्ध किया कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन ब्लैक होल के एंट्रोपी का माप है। ब्लैक होल का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक उसकी एंट्रोपी होगी। कोई भी वस्तु जो ब्लैक होल में जाती है वे ब्लैक होल का एरिया बढ़ाने में अपना योगदान देती है, जिससे आगे ब्लैक होल की एंट्रोपी बढ़ती है। तो ये सच है कि ब्लैक होल के बाहर एंट्रोपी जरूर कम होगी, लेकिन ब्रह्मांड की ओवरऑल एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ती ही रहेगी। थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ से पता चलता है कि एंट्रोपी टेम्परेचर का एक फंक्शन है। एंट्रोपी टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इस रिलेशन से ये साबित होता है कि ब्लैक होल की एंट्रोपी होने के लिए ब्लैक होल का टेम्परेचर होना जरूरी है। उस समय तक ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे ठंडी वस्तु मानी जाती थी। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का तापमान कॉस्मिक माइक्रोवेव से कम होता है, और अगर ब्लैक होल के पास तापमान है तो किसी भी ब्लैक बॉडी की तरह उसे किसी रूप में रेडिएशन छोड़ते रहना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग ने एक मैकेनिज्म पेश किया जो दर्शाता है कि ब्लैक होल किसी भी ब्लैक बॉडी की तरह ही रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, और ये ब्लैक होल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ब्लैक होल का द्रव्यमान जितना बड़ा होगा तापमान उतना ही कम होगा, और इस प्रकार धीमी गति से ये रेडिएशन फेंकेगा। एक छोटे ब्लैक होल का तापमान अधिक होगा, और इस प्रकार संतुलन प्राप्त करने के लिए अधिक गति से रेडिएशन बाहर निकलेगा। इस रेडिएशन का नाम हॉकिंग के नाम पर रख दिया गया।
जिसे आज हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। इन सभी रिसर्च के आधार पर ब्लैक होल के प्रॉपर्टीज को 4 नियमों में क्लासिफाई किया गया है, जिसे लॉस ऑफ ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। वे कुछ इस प्रकार हैं। ज़ीरोथ लॉ। ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स का ज़ीरोथ नियम ये कहता है कि इवेंट होराइजन के सभी भाग में सरफेस ग्रेविटी कांस्टेंट होगी यदि वो ब्लैक होल स्टेशनरी हो। सरफेस ग्रेविटी असल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू है जो हमें किसी भी प्लैनेट के सतह के पास इक्वेटर पे महसूस होगी। फर्स्ट लॉ। ब्लैक होल की एनर्जी में कुल परिवर्तन केवल 3 चीजों के परिवर्तन से निर्धारित होता है: इवेंट होराइजन के सरफेस एरिया, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये 3 गुण जिनकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की ब्लैक होल के 3 हेयर यानी प्रॉपर्टीज हैं। सेकंड लॉ। ये नियम थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम से काफी मिलता जुलता है और इसमें कहा गया है कि इवेंट होराइजन का एरिया हमेशा समय के रिलेशन में एक बढ़ता हुआ फंक्शन होगा। इस प्रकार इवेंट होराइजन हमेशा बढ़ेगा। थर्ड लॉ। इसे ब्लैक होल की असंभव स्थिति कहा जा सकता है और ये निष्कर्ष निकालता है कि सरफेस ग्रेविटी गायब होते हुए और शून्य की ओर बढ़ते पैरामीटर के साथ कोई ब्लैक होल नहीं बनाया जा सकता। ये थर्मोडायनेमिक्स के तीसरे नियम से मिलता है जो कहता है कि किसी भी स्टेट की एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू तक नहीं पहुंच सकती। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल से निकलने वाली थर्मल रेडिएशन की खोज की थी। उससे पहले ब्लैक होल को निष्क्रिय और एक मरते हुए भारी तारे के अंतिम चरण के रूप में माना जाता था। हाल ही में ससेक्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि ब्लैक होल वास्तव में और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिक सिस्टम है, न केवल तापमान के साथ बल्कि प्रेशर के साथ भी। वैज्ञानिक एक अतिरिक्त फिगर से हैरान थे जो ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण और एंट्रोपी के इक्वेशन में दिखाई पड़ रहा था। पिछले साल 2020 में इस चौंकाने वाले नतीजे पर चर्चा के दौरान ये पेश हुआ कि वो जो देख रहे थे वे प्रेशर के जैसा व्यवहार कर रहा था। आगे की कैलकुलेशन के बाद ये पुष्टि हो गई कि ब्लैक होल उनके पर्यावरण पर रहस्यमय क्वांटम प्रेशर डालते हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे जटिल वस्तुओं में से एक ब्लैक होल के पास भी निश्चित रूप से कुछ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनके जन्म और इवोल्यूशन के बारे में पता लगा पाएं। ब्लैक होल्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। रोजाना विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगली बार आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं यह हमें नीचे लिखकर बताइए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।